हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं वो कोशिश करें कि जितने भी वीडियोस आ रहे हैं मॉडर्न इंडिया के वो लगातार देखते जाएं। अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत करीब हैं मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि आज से हमारा फ्रीडम मूवमेंट वाला जो है वो टॉपिक शुरू हो चुका है। और आपको बता दूं कि जो फ्रीडम मूवमेंट है, ये जो टॉपिक है, ये आपके 3 भाग में डिवाइड है। यानी इसका जो ड्यूरेशन है, एक तो 1885 से 1905 तक है, फिर 1905 से लेके 17, फिर 17 से 47। तो ऐसे ये 3 भाग में डिवाइड है। और आज हम लोग जो है इसका प्रथम भाग करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स नचिटेक गुरुकुलम पर हैं, जुड़े हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, क्योंकि जब आपके फीडबैक मिलते हैं ना स्टूडेंट, तो हमें पता चलता है कि हाँ, मतलब हम लोग जो है, जो पढ़ा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सही दिशा में जा रहा है, आप तक वो चीजें पहुंच रही हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें। फीडबैक देने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए इंसान को। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फर्स्ट फेज 1885 से 1905। आप लोगों ने अब तक मुझसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि पोस्ट मुगल एरा, उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट जो थे, यूरोपियन कंपनी का आगमन, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ बंगाल के नवाब के साथ। ये सारे पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं, जा करके जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और आज हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हो रहा है। तो कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक आप देखें। और आपकी सूचना के लिए बताना जरूरी है कि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। ये क्लासेस अभी फ्री हैं, तो आप क्या करें, इसका फायदा उठाएं और यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, इस मंच पर हो रही हैं, आप लोग उसे ज्वाइन करें। चलिए विलंब नहीं किया जाए, टॉपिक पर चला जाए सीधे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, धुंधली सी एक तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको मालूम है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई, 1885 में हुई। और ये उस समय की तस्वीर है स्टूडेंट। कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी। एक चीज आप समझिए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी कहा था कि संगठित रहिए, संगठन बनाइए, है ना, शिक्षित रहिए। आप जब तक, ये चीजें आपको बारीकियां समझनी होंगी, जैसे आप समझिए बहुत सारे लोग यहाँ पर थे भारत में, है ना, मगर वह क्या थे? वह संगठित नहीं थे। कोई एक संगठन नहीं था जो कि क्या हो, अखिल भारतीय हो, अखिल भारतीय हो। अगर कोई चीज अखिल भारतीय होगा तो उसका प्रभाव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका सरकार पर प्रेशर भी क्या होगा, उसका प्रेशर भी सरकार पर अधिक पड़ेगा। हम देखते हैं 1885 से पूर्व, यानी कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से पहले जो है कोई एक अखिल भारतीय संस्था नहीं थी। तो जब संस्था नहीं है और कई लोग जो है अलग अलग स्टेट में, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास में, मुंबई में, अलग अलग प्रेसिडेंसी में, तो लोग संगठन बनाकर अपनी राजनीतिक मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई अगर अखिल भारतीय संस्था नहीं है तो उससे क्या होगा, उससे दिक्कत आएगी। लोगों की आवाज जो है अंग्रेजी हुकूमत तक नहीं पहुंच पाएगी, आपकी जो डिमांड है नहीं पहुंच पाएगी, इनका शोषण लगातार होता रहेगा। तो देखिए हमेशा क्या कहा जाता है, संगठन बहुत जरूरी चीज होता है। क्या होता है? संगठन अगर जो है, अभी बहुत सारे पेपर कैंसिल होते हैं, तो जब पेपर कैंसिल होते हैं या पेपर में अनियमितता होती है, कुछ भ्रष्टाचार होता है, तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स का क्या है, यूनियन है। तो हमारी मांगे जो है वो कौन पूरा कर रहा है, मतलब कौन उठा रहा है? स्टूडेंट्स की यूनियन है। उसी तरह बहुत सारे मजदूर हैं जिनको बहुत सारी क्या है, शिकायतें हैं कि उनका जो मजदूरी का टाइम है बहुत ज्यादा है, या फिर उनको पगार कम मिलता है, या उनके साथ खराब भावना किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वह लोग भी मजदूर संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे ही देखिए जरूरी होता है हमेशा एक संगठन। और भारत में हम देखते हैं 1885 से पहले कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था। और ये संगठन कब बनेगा? कोई भी संगठन जो है तब बनता है स्टूडेंट जब आप में क्या आती है, आप जब सचेत होते हैं, सचेत, या फिर आप में चेतना का विकास होता है। जब इस चेतना का विकास होता है तभी क्या होता है, राष्ट्रवाद का जन्म भी होता है ना।
जब आपको और मुझे लगेगा कि हमारी पीड़ा एक सी है, ठीक ना, और हमें तो लग रहा है, हमें लग रहा है कि बंगाल के लोगों की भी पीड़ा एक जैसी है, महाराष्ट्र के भी लोगों की एक पीड़ा एक जैसी है, तो हम लोगों को क्या लग रहा है कि हम इस भूभाग पे रहने वाले लोग अंग्रेजों के द्वारा क्या हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या होगा कि भाई तुम्हारी स्थिति भी वैसी है, हमारी स्थिति भी वैसी है, तो हम क्या ना करें, हम आंदोलन करें, हम अपनी डिमांड रखें, हम अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। तो ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस कब आता है, जब आप संगठन में रहते हैं। तो संगठन जो है आपको क्या करता है, आपको शिक्षित करता है। ये नहीं कि आपको एबीसीडी सीधी सिखा रहा है, वो आपको आपके राइट्स के बारे में बता रहा है, आपके अधिकारों के बारे में बता रहा है। तो संगठन इसलिए जरूरी होता है। अब आइए, मैंने आपको बताया कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है हम लोग करने वाले हैं, उसको 3 चरण में बांटा गया। ये 3 चरण कौन है, देखिए प्रथम चरण जो है ये देखिए 1885 से 1905 तक का है स्टूडेंट, यानी कि 1885 से 1905। 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन से हम लोग क्या लेते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण मानते हैं। तो ये दूसरा चरण है जिसमें हम देखते हैं राष्ट्रवाद तो था ही, एक उग्र राष्ट्रवाद का भी दौर आता है, और इस समय जो है बहुत सारी चीजें होती हैं 1905 से लेकर के 1907 तक। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो तीसरा चरण है, इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, गांधीयन एरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांधीयन एरा भी कहते हैं, यानी कि गांधी जी का युग। क्यों, क्योंकि 1917 से 47 तक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी करते हैं। उनकी देख रेख में ही राष्ट्रीय मूवमेंट आगे बढ़ता है, और हम भारत में क्या करते हैं, भारतीय जो है वह स्वतंत्रता की प्राप्ति करते हैं। तो ये 3 चरण हैं जो आपको याद रखना है। ये पूछ भी सकता है आपसे मिला करके कि द्वितीय चरण जो है शुरू होता है कब से कब तक, 1907 से लेकर 17। तो आप कह सकते हैं गलत है। आपसे बोल दिया जाए कि प्रथम चरण कब शुरू होता है, 1886 से 1905, तो आपको मालूम है 1885 से शुरू होता है स्टूडेंट। तो ये सारी बारीकियों को आपको ध्यान में रखना है। अब हमने कहा कि राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का मतलब क्या है, चेतना, चेतना का विकास, कि हम क्या इसी भूभाग के लोग हैं, हमारी भावनाएं एक जैसी हैं, हमारी संस्कृतियां एक जैसी हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग जैसे एक परिवार का हिस्सा होते हैं, उसी तरह जिस तरह आप एक तरह से क्या मानते हैं, परिवार है, उसी तरह हम क्या मानते हैं अपने आप को, हम भारतीय हैं, या वो जो भी देश के हैं वो मानते हैं कि हम इस कंट्रीज के हैं। तो ये जो राष्ट्रीयता है इसका विकास कब हुआ स्टूडेंट, देखिए राष्ट्रीयता के विकास में कहा जाता है कई बार लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, मगर ज्यादातर इसका जो विकास हुआ, इसका विकास माना जाता है स्टूडेंट मॉडर्न एजुकेशन के आने के बाद से हम ज्यादा देखते हैं। ब्रिटिश काल में अगर हम बात करें, पहले आपने देखा था जब मैंने आपको पढ़ाया था उत्तरवर्ती मुगल काल, और उसमें कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट पढ़ाए थे। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो किस तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट जो है अलग अलग लड़ाई लड़ी। और इसका एक बड़ा उदाहरण आपका कौन सा हो सकता है, 1857 की लड़ाई। इसमें आपने देखा था हर व्यक्ति अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहा था, सबके क्या अलग अलग उद्देश्य थे। कोई एक अखिल भारतीय उद्देश्य जो है ना, जो भारतीय उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या कराना, भारत को आजाद कराना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, है ना। तो उनके अपने अपने उद्देश्य थे, अपने अपने स्वार्थ थे, जो भी थे, मगर फिर भी वो क्या हुए, वो आए और उन्होंने भारत में जो है 1857 की क्रांति को जन्म दिया। लेकिन हम देखते हैं स्टूडेंट, राष्ट्रीयता का मतलब क्या हुआ कि एक भूभाग, एक संस्कृति, साझी विरासत को साझा करने वाले लोग। इसके विकास में अगर हम बात करें तो ये जो है आधुनिक काल की देन माना जाता है राष्ट्रीयता को, राष्ट्रीयता की जो भावना है। और इसका विकास कैसे होता है भारत में, इसमें कोई एक एलिमेंट नहीं है। सिर्फ हम ये बोल दें कि मॉडर्न एजुकेशन आ गया भारत में तो भारत में राष्ट्रीयता आ गई। तो मॉडर्न एजुकेशन अगर भारत में आया तो उसने किसको प्रभावित किया, बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित किया, शिक्षित वर्ग को प्रभावित किया। मगर जो ग्रास रूट तक जो लोग के बीच में ये कॉन्शियसनेस आया कि हम अपनी आज़ादी के लिए जान देंगे, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये कॉन्शियसनेस कैसे आया, तो हम देखते हैं इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने आपको 19वीं सेंचुरी का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि चाहे ईसाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, उन सबको लग रहा था कि हमारे धीरे धीरे निरंतर हमारे धर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा धर्म पिछड़ रहा है। और जो ये वेस्ट के लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, वो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे कि जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर बैन था, और एजुकेशन के मामले में हम लोग पिछड़े हुए थे। तो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम ये रिफॉर्म करेंगे।
तो हिंदू धर्म वालों ने भी, मुस्लिम धर्म वालों ने भी और अन्य धर्म वालों ने भी अपने अंदर क्या किया, रिफॉर्म किया। और उन लोगों ने कहा कि नहीं है, जिस तरह से अंग्रेज हमें बता रहे हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग खराब स्थिति में रहते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा एक अच्छा इतिहास रहा हुआ है ना। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने लोगों में, आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे, उठ, निर्बल होना क्या है, पाप है, ये सोचना कि तुम कमजोर हो, ये सोचना ही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है, स्वामी विवेकानंद कहते थे। और स्वदेशी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दे दिया था कि हम लोग क्या करें, अपने लोगों की बनाई हुई चीजों को यूज करें। और इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जितने भी समाज सुधारक थे, जितने भी ज्यादातर रिलीजियस सुधारक भी थे, उन लोगों ने भी कोशिश किया कि भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसको हम लोग क्या करें, जागृत करें, लोगों को जगाए कि नहीं भाई, जिस तरह से आपके कॉन्फिडेंस को अंग्रेजों ने तोड़ दिया है ये कह करके कि आप लोग काले लोग हैं, आप लोग सांप पालते हैं, आप लोग पिछड़े लोग हैं, आप लोग बर्बर लोग हैं, आप लोग असभ्य लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारा एक सुनहरा अतीत है और इस अतीत की व्याख्या जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के विचारकों ने किया। तो इससे क्या आया लोगों में, जो एक, देखिए आप लड़िएगा कब, जब से आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इससे पहले बीपीएससी दे रखा हो और उन्हें मालूम है कि वो पहले जो है सफल नहीं हो पाए, मगर वो फिर इस बार सफल कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके परिवार, उनके टीचर उनको बोलते हैं कि उनमें ये क्षमता है कि वह फिर से क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ करके और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अफसर बन सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास कौन दे रहा है? आपका सराउंडिंग ही तो दे रहा है ना। तो भारत में जो ये उस समय 19वीं शताब्दी में ये जो विश्वास जो भारतीयों का टूट गया था लगातार 100 सालों के इतिहास में अंग्रेजों के अधीन, उस विश्वास को जो है फिर से पुनर्जागृत कौन किया? ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किया। तो इसने लोगों में क्या, एक कॉन्शियसनेस जगाया है ना, और इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में काफी मदद मिली। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई सारे राजनीतिक संस्थाओं का भी योगदान था। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैडम बता रही हैं कि 1885 से पहले जो है राजनीतिक संस्था नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि 1885 से पहले कोई भी अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था नहीं थी, है ना। मैंने ये कहा है आप लोगों से, मुंबई में, मद्रास में, बंगाल में, इन सभी जगह पर क्या है स्टूडेंट, इन सभी जगह पर अलग अलग, अभी आप मेरे से पढ़ेंगे कि कौन कौन संस्थाएं थी। ये संस्थाएं थी, कोई जमींदारों की बात कर रहा था, उनके हित के बारे में बात कर रहा था, कोई कृषकों के बारे में बात कर रहा था, कोई स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा था। तो इन सब ने अलग अलग लोगों को, अलग अलग वर्ग को क्या कर किया, जगाने का काम किया, उन्हें शिक्षित किया, उन्हें राजनीतिक रूप से एक संस्था के अधीन लाया। बड़े प्रयोग से हमेशा पहले क्या होता है, छोटा प्रयोग होता है। ये छोटे छोटे जो अलग अलग प्रेसिडेंसी में प्रयोग हो रहे थे, अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं बन रही थी, उन्होंने लोगों को क्या किया, एक तरह से प्रशिक्षित किया। और हम देखते हैं कि अखिल भारतीय संस्था के रूप में बाद में क्या होता है, हमारी राष्ट्रीयता की जो है एक बहुत मजबूत अभिव्यक्ति जो है वह किसके माध्यम से होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। इसके बाद हम देखते हैं परिवहन तंत्र और संचार तंत्र के साधनों का भी विकास होता है। मैंने बताया था कि डलहौजी के टाइम पर जो है 48 से इंडियन रेलवे का काम शुरू हुआ और 53 में हमने देखा कि मुंबई से थाने के बीच रेल का विकास हुआ। इसके बाद डाक व्यवस्था की व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, तार का भी शुरुआत हो चुका था। तो इन सभी चीजों ने, कनेक्टिविटी जब अच्छी रहेगी तो क्या होगा, कहते हैं ना कि कुएं का जो मेढक होता है उसको लगता है कि ये दुनिया ही क्या है, हमारी है और ये दुनिया में ही जो चीज हो रही है वही है। लेकिन जब कनेक्टिविटी आती है, जब संचार आता है, तो हम क्या समझ पाते हैं, अच्छा वहां भी लोग रहते हैं, उनकी भी ऐसी स्थिति है, अंग्रेज हम पर जैसा शोषण कर रहे हैं उन पर भी वैसे ही शोषण कर रहे हैं। तब लोग कहे अरे भाई खाली हम ही लोग नहीं प्रताड़ित हैं, ये भी प्रताड़ित हैं, वो भी प्रताड़ित है, क्या हो भाई, सब कोई एक छत्र के अंदर मिलते हैं। और यही राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में उभर के आता भी है स्टूडेंट। समाचार पत्रों और साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव है स्टूडेंट। आपको मालूम है कि मॉडर्न एजुकेशन जो है अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा चुका था, मैंने आप लोगों को बताया था। और इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इस समय हिंदू पैट्रियट, द इंडियन मिरर, बंगाली हो गया, अमृत बाजार पत्रिका, पब्लिक ओपिनियन, सोम प्रकाश, मुंबई समाचार, इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, मराठा के, ऐसी कई सारे संस्थाएं थी जो क्या करी थी, लगातार लिख रहे थे। और जब भारतीय लिख रहे होंगे तो भारत के संदर्भ में ही लिख रहे होंगे, तो लोगों में ये कॉन्शियसनेस जाग रहा है, लगातार जाग रहा है कि हमारे भारत की स्थिति क्या हो रही है, खराब हो रही है। खराब नहीं भी हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई उपाय सुझाना चाहिए।
और लॉर्ड लिटन का शासन भी माना जाता है स्टूडेंट एक बड़ा फैक्टर था भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, आपको मैं बता दूं, जो लिटन साहब थे इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें लाई। इस समय अफगान नीति, इन्होंने एक अफगान पॉलिसी बनाई, और इनकी जो पॉलिसी थी इतनी खराब रही कि भारत में इस समय तक, और अंग्रेजों का एक लंबे शासन के दौरान जो भारत का आर्थिक दोहन हुआ, उसमें हमने देखा कि इस समय भारत में बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े थे। क्या पड़े थे? बहुत सारे अकाल पड़े थे। और इसी समय जब लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग मर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस दिल्ली दरबार का जो इन्होंने आयोजन किया स्टूडेंट, तो लोगों को लगा कि बताइए यहाँ पे लोग मर रहे हैं, इनको दिल्ली दरबार करने से फुर्सत नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने एक लाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस पर पाबंदी लगाने के लिए। और उस समय आईसीएस की जो परीक्षा थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती थी, उसमें जो भारतीय थे उनकी उम्र लिटन से पहले 21 वर्ष थी कि वो शामिल हो सकते थे। मगर इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि 19 साल जो है भारतीयों की एज रखते हैं, 19 साल से कोई भी अबव होगा यानी ऊपर होगा तो वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा इसका मतलब? अब आप सोच के देखिए, अभी जितने सारे लोग अभी बीपीएससी की क्लासेस कर रहे हैं, 19 साल में पीसीएस या फिर आईसीएस की जो हम बात करें वो संभव नहीं है ना। उस समय तक आपका उतना मेंटल ग्रोथ भी नहीं होता है, और उस समय जिस समय की हम बात करें उस समय तो अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। तो ये तो भारतीयों को एक तरह से प्रताड़ित या फिर जानबूझकर सोच समझ कर की गई साजिश थी, जिसने लोगों को, भारतीय लोगों को बहुत क्षुब्ध किया। इसके अलावा इन्होंने शस्त्र कानून लाया। तो ये सारी चीजें जो थी ना, मतलब लोगों को एक तरह से कुदेरने का काम है ना। आप देखेंगे इसका 70-72 के टाइम पे जो इनका टाइम पीरियड है, इस तरह एक तरह से इन्होंने लोगों को क्या किया? कुदेरने का काम किया स्टूडेंट। और लोगों में इसके प्रति, अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसके प्रति बड़ा खुल करके विरोध पनपना शुरू हो गया था। बिगड़ती आर्थिक दिशा, आपको मालूम है कि इस समय क्या था? रेवेन्यू इन लोगों ने बड़ा ज्यादा रखा हुआ था। पहले जो किसान थे, मुगलों के टाइम या प्राचीन भारत में किसान अपने जो जमीन है उसके मालिक समझे जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया? जमींदारों को ये राइट्स दे दिए गए है ना। कहीं हम महलवाड़ी सिस्टम देख रहे हैं, कहीं अस्थाई बंदोबस्त देख रहे हैं। और उसके अलावा क्या है? रेवेन्यू, खाली रेवेन्यू की चिंता है, सिंचाई पर कोई ध्यान नहीं, किसानों की दुर्दशा से कोई मतलब नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं? भारत में स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सिर्फ किसानों की नहीं, जो हस्तकार थे, दस्तकार थे, उन सबकी भी स्थिति खराब हो गई थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, विऔद्योगिकरण था भारत में, जहां पे कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं डेवलप हुई। तो भारत की आर्थिक दिशा क्या हो गई थी? बहुत बदतर हो गई थी। ऊपर से धन का दोहन इन लोग अलग कर रहे थे। आपने पढ़ा दादा भाई नेहरूजी के बारे में। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा का। तो नो डाउट, देखिए अंग्रेजी शिक्षा जब आई तो अंग्रेजी शिक्षा अपने साथ बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट लेके आई। हमारा जो भारत के स्ट्रक्चर था, जिसमें हम जाति प्रथा को, छुआछूत को, ऊंच नीच को, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति नहीं देते, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ थे उस टाइम में। तो वो चीजें क्या इन लोग मानते थे कि एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया था लोगों ने। मगर जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ तो इसने कहा कि नहीं, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा इन लोगों ने तो इनको पता चला कि नहीं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी बात हो रही है, इक्वलिटी की बात हो रही है, वुमेन एजुकेशन की बात हो रही है। तो अंग्रेजी शिक्षा ने क्या किया कि इस तरह के जो बहुत बड़े बिलीव हैं, जहां पर हम लोग जाति व्यवस्था और धर्म में आपस में लड़ रहे हैं, वहां पर उसने कहा कि नहीं, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं लोगों, बुद्धिजीवियों के पास गई, फिर वहां से वह लोगों के बीच में गई। तो एक नए विचार का आगमन हुआ, और उस नए विचार ने भारतीय समाज को बड़े स्तर तक प्रभावित किया, और भारत की राष्ट्रीयता को बुनने में उसका बड़ा रोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रजातीय विभेद की नीति का मतलब क्या हुआ? अंग्रेज जो थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, अपने आप को सभ्य समझते थे, और भारतीयों को क्या समझते थे? बर्बर समझते थे। बर्बर के साथ ही रंग भेद नीति का भी पालन करते थे। कई बार भारतीयों को काला कहते थे, कहते थे सपेरे लोग हैं ये लोग, असभ्य लोग हैं। और उसके बाद सेना में अगर भारतीय हैं तो उनको जो है सूबेदार से ज्यादा का बड़ा पोस्ट दिया ही नहीं जाता था, खाना पीना अच्छा नहीं दिया जाता था, उनको सेवाएं अच्छी नहीं दी जाती थी। तो इस तरह का जो भेदभावपूर्ण नीति था, जैसे कि हमने आईसीएस की परीक्षाओं में देखा कि 19 साल कर दिया भारतीयों का, है ना। तो ये सारी चीजें जो थी, ये जो इनकी भेदभाव की नीति जो है वो भारतीयों में एक रोष जो है लगातार उत्पन्न कर रही थी, और इसने भी राष्ट्रीयता को जन्म दिया। राष्ट्रीयता क्या है कि हम सब एक छत्र छाया में आ जाएं भाई, कि ये हमारा शोषण कर रहा है, हमारा क्या, ये हमारे खिलाफ है, हम बड़ा कॉन्शियस हो गए इस काम के प्रति, है ना। तो ये चीजें हैं। इसके बाद अल्बर्ट बिल है स्टूडेंट। अल्बर्ट बिल क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, इसको अल्बर्ट बिल भी बोलते हैं, एल्बिट बिल भी बोलते हैं स्टूडेंट। रिपन साहब के टाइम पे अल्बर्ट बिल आया। इसमें यह था कि जो भारत के जज हैं, ज्यादातर अंग्रेज जज होते थे उस समय, अंग्रेजी जज थे,
जो भारतीयों के क्या कुछ सुनते थे, जो भारतीयों के जो है सुनवाई करते थे, भारतीयों का कोई भी मामला होता था। एल्बर्ट बिल ने कहा कि नहीं, जो भारतीय जज हैं वह भी क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों की सुनवाई कर सकते हैं। लाया तो गया बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए, रिपन ने ऐसे भी बहुत अच्छा काम किया वायसराय के तौर पे, लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने इसका बड़ा तीव्र विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजों की सुनवाई के लिए अंग्रेज जज ही होगा, भारतीय जज नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो अगर कोई अंग्रेज है जिसपे मुकदमा चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी इच्छा प्रकट करेगा कि उसको अगर अंग्रेज ज्यूरी चाहिए तो हम अंग्रेज ज्यूरी ही देंगे। तो ये जो अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति थी वो बड़ा मुखर होकर स्पष्ट रूप से भारतीयों को समझ में आ गई थी। और ये क्या है, ये हमारी राष्ट्रीयता को जन्म देने वाले फैक्टर हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैडम इतनी सारी कहानी क्यों कह रही हैं। जरूरी नहीं है कि एक लाइन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। आपसे पूछ दिया कि भारत की राष्ट्रीयता में विकास देने वाले मुख्य कारक में से कौन कौन से लगता है आपको सही है कि नहीं है, लिख दिया एल्बर्ट बिल। हाँ, अब ये एल्बर्ट बिल क्या है, मैडम ने आपको पढ़ाया ही नहीं, तो आपको मालूम हो जाएगा ना कि एल्बर्ट बिल बोलता रहा था सही कि भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं उनकी अंग्रेजों की मुकदमे की सुनवाई, लेकिन एल्बर्ट बिल को खारिज कर दिया गया ना एक तरह से। तो एल्बर्ट बिल है। आपसे पूछा जाए कि भारत में क्या कहते हैं, लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल था इसने भी राष्ट्रता के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल दिया। लिटन का जो काल था उसने बहुत गंदे गंदे काम किए, बड़ा भेदभावपूर्ण काम किए और बहुत ही क्या कहते हैं अनुचित काम किए, जिसके कारण ऐसा फैक्टर था। आपसे बोल दिया जाए कि परिवहन और संचार के तंत्रों ने भी भारत में राष्ट्रीयता के विकास में सहयोग दिया, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल दिया। तो देखिए ये कुछ मिला के पॉइंट्स बनते हैं जो आपको याद होना चाहिए। और मैंने ऐसे भी आपसे कहा है कि जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी तो आपका फैक्ट्स भी क्या होगा, मजबूत होगा। खाली फैक्ट्स पे काम कीजिएगा, कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। खाली पीटी तक तो सीमित नहीं रहना है ना, मेंस की तैयारी करनी है ना आप लोग को। तो कॉन्सेप्ट भी यहीं से हम समझते जाएंगे, बहुत लंबा समय नहीं लग रहा है, आप समझ जाएंगे आराम से। ये क्या था, ये हमने अब तक पढ़ा कि भारत में राष्ट्रीयता को जन्म देने वाले कुछ कारक हैं। जब तक हम सभी जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई एक संगठन बड़ा नहीं बन सकता है। यानी कि हर जगह लोग जागरूक जब होंगे तब एक संगठन की आवश्यकता महसूस होती है स्टूडेंट, है ना। तो कांग्रेस से पूर्व, अब देखिए यहाँ पे आ गया कांग्रेस से पूर्व, ये नोट कर लीजिए आप। राजनीतिक संस्थाएं, भारत है, भारत का ये हिस्सा है, इसमें कई सारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास, बंगाल, ये सारी प्रेसिडेंसी बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी हैं। यहाँ पर कई सारे राजनीतिक संस्थाएं उदय हुआ। कोई जमींदार की बात करेगा, कोई कृषक की बात करेगा, कोई मजदूर की बात करेगा, कि कोई औरतों की बात करेगा स्टूडेंट। इस तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को एक तरह से राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। जैसे कि कोई अगर मानिए बंगाल की बात करें तो हेनरी विवियन डेरोजियो है वहां पर, उनको कहा जाता है कि वो बंगाल के पहले भारत के पहले राष्ट्रवादी पोएट माने जाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रवाद से ओतप्रोत क्या कविताएं लिखी हैं स्टूडेंट। और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को काफी अवेयर किया कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेस के फ्रीडम के लिए जो है आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत हमारा जो प्रेस था उस पर कई तरह के अंकुश लगे हुए थे। तो इन लोगों ने डिमांड किया कि प्रेस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम देनी चाहिए इनको। दूसरी बात यह है कि जो जमींदारों के साथ खराब व्यवहार अगर ये कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। आपको मैंने बढ़ाया था, स्थायी बंदोबस्त में कई सारे पुराने जमींदारों को हटा दिया गया। इन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू इन लोगों ने बहुत तेज रखा हुआ है, कुछ संस्थाओं ने जो किसानों की बनी, उन्होंने कहा कि बड़ा ज्यादा आप लोगों ने रेवेन्यू रख रखा है, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग कम करेंगे। कुछ ने किसान की बात की। तो एक तरह से लोग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में या अपने स्टेट लेवल या प्रेसिडेंसी लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा होते गए, और ये एक बड़ा फैक्टर रहा। हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जिसने क्या किया, जिसने जो है एक कांग्रेस की रूपरेखा तैयार कर दी कि हाँ भविष्य में एक अखिल भारतीय कोई संगठन होगा, है ना, क्योंकि लोग अब प्रशिक्षित हो रहे हैं। अब ये कौन कौन से हैं, बंगाल की बात की करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी बीपीएससी में। अगर आपको लग रहा हो कि मैडम जो है फिजूल के आपको ये क्लास दे रही है, तो फिजूल की क्लास बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, वैसे मैं कर सकती, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जितना मिनिमाइज किया जाए और जितना इंपॉर्टेंट हो सके उतनी चीज़ों को दिया जाए आपके पास। तो बंगाल के जो राजनीतिक संगठन है हम देखते हैं, एक उसमें लैंड होल्डर्स क्या था स्टूडेंट, लैंड होल्डर सोसाइटी था, जिसकी स्थापना 1838 में हुई। और इसकी स्थापना किसने की, द्वारका नाथ टैगोर ने। यह बंगाल की पहली क्या मानी जाती है, पहली राजनीतिक
संस्था थी, याद रखेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है आपकी, इसको जो है बंगाल की ही नहीं, इसको एक तरह से भारत का पहला जो है राजनीतिक संस्था माना जाता है। बेसिकली इसका जो संगठन का नेतृत्व, संगठन की स्थापना की गई थी, ये लैंड होल्डर्स यानी कि जो जमींदार हैं, आपको मालूम है बंगाल में क्या चल रहा था, अस्थायी बंदोबस्त चल रहा था, कई सारे जमींदार जमींदारी खो रहे थे, बहुत सारे जमींदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि चलो भाई लैंड होल्डर सोसाइटी बनाते हैं द्वारका नाथ टैगोर के नेतृत्व में, और इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, सरकार को अपनी डिमांड्स के प्रति अवेयर करेंगे। दूसरी संस्था थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यह कब बनी? 1843 में। संस्थापक कौन थे? जॉर्ज थॉमसन थे। ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम याद रखेंगे, संस्थापक कौन है वो भी याद रखेंगे, कहाँ की गई, डेट याद रखा करें आप लोग। और यह जो है एक तरह से इनका जो फोकस था वह किस पर था? यह कृषकों की बात कर रहे थे, जो किसान हैं उनकी बात करना था इनको, कि भाई जो बंगाल है वहां पे बंगाल के कृषकों की हालत बड़ी दयनीय हो गई है, और हम जो है इस सोसाइटी के माध्यम से उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे, और सरकार के समक्ष जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो है उनकी बातों को रखेंगे। ये, और इसकी संस्थापना किसने की थी? स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने की थी। एक बड़ा संगठन बनता है, वह था बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। देख लीजिए, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई स्टूडेंट? 31 अक्टूबर 1851 को हुई, और इसके संस्थापक थे राजा राधाकांत देव। क्या नाम है? राजा राधाकांत देव जो थे इसके संस्थापक थे। वैसे तो इसकी जो स्थापना हुई थी बेसिकली इसलिए हुई थी कि जमींदारों के हितों की रक्षा करनी थी, ठीक ना। पहले क्या था? जमींदारों की हितों की रक्षा करनी थी, प्लस जो किसान थे यानी कि फार्मर्स थे स्टूडेंट, उनको भी इसमें ऐड कर लिया है ना। तो एक तरह से हम देखते हैं कि इसने जो है एक तरह से इसको कहा जाता है कि ये जमींदार और फार्मर्स है ना, इन दोनों की बात कर रहे हैं, कृषक और इनकी। तो ये एक तरह से भारतवर्षीय क्या था स्टूडेंट? भारतवर्षीय सभा के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसने 1860 के जो बंगाल के अकाल पीड़ित थे उनकी काफी सहायता की, और यहाँ से एक पत्रिका भी निकलती थी जिसका नाम था हिंदू पैट्रियाट, है ना। हिंदू पैट्रियाट जो है, यहाँ से एक मैगजीन पत्रिका भी निकलती थी। तो ये सब चीजें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हैं। अब आप चौथी संस्था देख लीजिए, इंडियन लीग 1875 में हुई। किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने की थी, जो कि शिशिर कुमार घोष का नाम आपको मालूम होगा, यह अमृत बाजार पत्रिका निकालते थे। बाद में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है तो यह जो है बंगाली से फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है बचने के लिए, है ना। तो इंडियन लीग जो है शिशिर कुमार घोष की थी स्टूडेंट, और इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि जनमानस में क्या करें? राष्ट्रीयता का जो है विकास करें, इसके उद्देश्य के लिए किया गया था। और हम देखते हैं बाद में जो है यह इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय हो गया। अभी आप देखेंगे इंडियन एसोसिएशन में क्या होता है? इसका विलय हो जाता है। अब आ जाइए कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस जो हैं, इन्होंने इसकी नींव रखी थी, और इसकी नींव 1800 में नहीं रखी गई थी, डेट गलत है, उस पर ना जाए आप लोग। इसकी नींव रखी गई थी 1875 में। 1875 में, ठीक है। 1875 में इसकी नींव रखी गई थी। इसका भी उद्देश्य था, आप नाम से ही लग रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या है? स्टूडेंट्स, यानी कि यह किसके छात्रों की बात कर रहे हैं। और बाद में यह भी जो है यह संगठन भी किससे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से जुड़ गया स्टूडेंट। अब आ जाइए बंगाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की हम बात करें तो आप देख रहे होंगे 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना होती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस पहले किससे जुड़े थे? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे स्टूडेंट। 1 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, बाद में यह किससे? इंडियन नेशनल एसोसिएशन का ही पार्ट एक तरह से बन गया, है ना। और हम इसमें देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे स्टूडेंट।
इनका जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को, जो बंगाल के लोग हैं, उनको हम लोग क्या करें, काफी जागरूक करें और एक बेस तैयार करें जिससे लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिल सके। ठीक है, इन लोगों ने बहुत सारी बातों को उठाया, जैसे कि भारतीय जनपद परिषद है ना, आर्म्स एक्ट, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में, और हम देखते हैं स्टूडेंट अल्बर्ट बिल के विरोध में भी इन लोगों ने अपनी आवाजें बुलंद की। ये संस्था बहुत ही पॉपुलर थी, और आपको बता दें कि इसी में इनका भी विलय हुआ, इसका भी विलय हुआ, इसका भी विलय हुआ, और यह भी उससे जुड़ गया है ना, मैंने आपको बता रखा है, तो आपको ये याद रखना है। ये किसकी है, ये बंगाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, बंगाल के प्रमुख राजनीतिक संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका, इन सब की स्थापना कब हो रही है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा नामी कौन रहा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन रहा स्टूडेंट। अब आ जाइए आप मुंबई पे। मुंबई के राजनीतिक संगठनों को अगर हम देखें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन हमें मिलते हैं। पहली अगर हम बात कर दें, बंबई एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में हुई। किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य था स्टूडेंट कि समय समय पर यह क्या देंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, एप्लीकेशंस देंगे, बहुत सारे सिफारिशें करेंगे कि हमारे बेहतरी के लिए, भारतीयों की बेहतरी के लिए क्या काम कराया जा सकता है। इन्होंने जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से प्रभावित होकर के ही 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसको जो है, जिस तरह से हम देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी को भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था का रुतबा प्राप्त है, उसी तरह जो है हम देखते हैं इसको जो है क्या, बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था का दर्जा प्राप्त है, संस्था का दर्जा प्राप्त है। अब आ जाइए, दूसरा जो है स्टूडेंट, वह है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई, 2 अप्रैल 1870 को हुई। किसने किया, एमजी रानाडे, जीबी जोशी, एसटी चिपलूनकर ने किया। नाम याद रखेंगे, नाम पूछ देता है, बिहार में तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आम हैं, ठीक ना, तो ये नाम आपको जबान पे याद होने चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो एक्चुअली अगर आपके सामने मैंने कैटेगरी में बांट दिया है तो आपको आसान होगा याद करना कि मुंबई की ये संस्थाएं थी, बंगाल की ये थी, मद्रास की ये थी, तो ये सब आप याद कर लेंगे। एमजी रानाडे, जीबी जोशी, एस चिपलूनकर साहब जो थे वह पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े हुए थे स्टूडेंट। और यह भी जो है जनता की जो भी स्थिति है जमीनी स्तर पर, किसानों की, कृषकों की, स्टूडेंट्स की, लोगों की, है ना, उन सभी चीजों से सरकार को यह अवेयर कराना चाहते थे और चाहते थे कि सरकार उनके प्रति काम करे। यह सरकार और जनता के बीच एक तरह से क्या, एक पुल की तरह काम करना चाह रहे थे पूना सार्वजनिक सभा जो है स्टूडेंट। और इसके बाद हम देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बिहार में ना जाने कितनी बार बीपी, ये सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्जाम में भर भर को देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। वैसे सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है, मगर यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 31 जनवरी 1885 को होती है। बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक इससे जुड़े थे। ये 4 नाम है, चारों नाम आप क्या करेंगे, चारों नाम को याद कर लेंगे कि कौन कौन इससे जुड़े हुए थे स्टूडेंट। इसका भी उद्देश्य क्या था, सरकार और लोगों के बीच में राजनीतिक चेतना का क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। और इसने जो है वित्त, कृषि, राजनीतिक कई सारी जो है समितियां बनाकर लोगों के जो है शिकायतें लिखी, सरकार को बताया इन सब चीजों के बारे में। तो ये क्या थी, बंबई की राजनीतिक संस्थाएं थी। अब आ जाइए मद्रास के राजनीतिक संस्थान कौन थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना होती है 21 फरवरी 1852 को। किसने की, गुज्जू लक्ष्मी नरसू चेट्टियार ने की थी स्टूडेंट। ये नाम आप याद रखेंगे, है ना, गुज्जू लक्ष्मी नरसू चेट्टियार जो है इसके संस्थापक थे। और इन्होंने जो है, इनको ये सरकार से जो है जनता के लिए जो है वकालत करते थे, उनकी अच्छी स्थिति के बारे में बात करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने क्या किया, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था स्टूडेंट, इसकी इन्होंने आलोचना कर दी, इन्होंने आलोचना कर दी। और यह इसीलिए जो है यह संस्था काफी लोकप्रिय नहीं भी रही।
इसके बाद हम देखते हैं मद्रास महाजन सभा। नाम देखिए, इसकी स्थापना जस्ट 1 साल पहले हो रही है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व 1884 में। और इसके संस्थापक कौन हैं? सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद मोहन चार्लू और एमवी राघवाचारी जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। ये सारे नाम आपको जबान पे याद रखने चाहिए स्टूडेंट। और इसका भी उद्देश्य क्या था स्टूडेंट? इसका भी उद्देश्य था कि जो महाजन और किसान हैं, आपको मालूम है जो दक्कन का क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा क्या था, महाजन के चुंगल में किसान फंस रहे थे, तो उन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना, सरकार को कहना कि आप हस्तक्षेप कीजिए, ये सारी चीजें थी इसमें। ये 1884 की थी। तो आपने इस तरह से देख लिया कि 3 प्रेसिडेंसी के बारे में देख लिया कि ये संस्थाएं काम कर रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं विदेश में भी कई सारे राजनीतिक संगठन थे जो एक्टिव थे, जो कि किन के द्वारा बनाए गए थे? भारतीयों के हित के लिए। अब आप सोच रहे हैं क्या हित होगा? ताकि ब्रिटिश जनता को भारतीय लोगों की दुर्दशा से अवगत कराया जा सके। इन राजनीतिक संस्था जो भारत से बाहर विदेश की जमीन पर क्या हुई, स्टैब्लिश की गई 1885 से पूर्व, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व। इनका उद्देश्य यही था स्टूडेंट कि जो भारत में अंग्रेज गंदा काम कर रहे हैं, गंदा काम क्या कर रहा है? गंदा काम ये कि भारत की इकोनॉमी को इन्होंने तोड़ दिया, भारत के कृषकों की हालत खराब कर दी, भारत में दस्तकार और शिल्प उद्योग को खत्म कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ला दिया, भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो भारत में ये अत्याचार लगातार कर रहे थे, कहने का मतलब ये कि ये जो अत्याचार कर रहे थे उससे ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश की संसद में, ब्रिटिश के लोगों को, ब्रिटिश के माहौल में जो है, लंदन के माहौल में इन सब बातों को बताया जाए कि देखिए आपके ये जो लोग यहाँ पे बड़ा सभ्य बन के चल रहे हैं, इन्होंने क्या दानव का रूप जो है भारत में इख्तियार किया हुआ है, यानी धारण किया हुआ है। तो इस संदर्भ में देखते हैं लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना होती है, पुरुषोत्तम मदलियार करते हैं 1862 में लंदन इंडियन कमेटी। और इसका उद्देश्य था लंदन में भारतीयों को संगठित कर उनमें राष्ट्रहित की भावना का विकास करना। प्लस इसमें राष्ट्रहित भी लिख देता है, राष्ट्रवाद के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के विकास के लिए भी इस संस्था को काम करना था। ये संस्था होती है। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1866 को होती है और इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि किसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं? यह जो है जाने जाते हैं स्टूडेंट अपने धन के निष्कासन थ्योरी के लिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के लिए, जो उन्होंने ब्रिटिश की जमीन पर जो है प्रस्तुत किया था। और उसमें जो है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया वाला जो उनका एक उन्होंने बनाया था पेपर, उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था और बताया था कि भारत से सारे पैसे को जो है, भारत के सारे संसाधनों का अंग्रेज किस तरह से दोहन कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि ये ब्रिटिश जनता को, ब्रिटिश के लोगों को बता सके कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ताकि ये लोग सरकार पर प्रेशर बनाएं कि आप लोग इस तरह का काम ना करें। तीसरा है लंदन इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1865 को हुई। इसको भी किसने बनाया? दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी जो है इससे जुड़े हुए थे स्टूडेंट। और हम देखते हैं यह जो था भारत की जनता पर विचार विमर्श करना था इनको, और ब्रिटेन की जनता को प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने ऐसा बनाया था। इन सारे संगठन आपने देखा, बंगाल, मुंबई, है ना, और हम लोगों ने मद्रास, उसके अलावा भारत की जमीन से बाहर लंदन में भी जो है कई राजनीतिक संगठन बनते हैं, जिन्होंने एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी यूनियन जिसका नाम था पहले, और यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पूर्व क्या कर दिया था, एक मार्गदर्शन तो कर ही दिया था भारतीयों का। और इसके बाद हम देखते हैं एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी, और वह चीज यह थी स्टूडेंट, वह चीज यह थी कि 1883 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। ये आपके नॉलेज के लिए मैं लिख दे रही हूँ, इंटरेस्टिंग है। किसने किया? आनंद मोहन बोस ने किया। मोहन बोस ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई सारे अलग अलग जो राजनीतिक संगठन थे, यानी कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे,
यह उन्हीं का क्या था, ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया, एक सभा बुलाया। इससे पहले कोई सभा नहीं बुलाई गई थी, याद रखिएगा। 1883 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे आनंद मोहन बोस, इन्होंने ही एक सभा बुलाई थी स्टूडेंट, और इसमें हम देखते हैं कि इसमें कई सारे राजनीतिक संगठन ने भाग लिया था। इसके जस्ट 2 साल बाद हम देखते हैं क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है। अगर आप पूछिए हमसे कि मैडम इनका क्या योगदान रहा, तो ये देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जब छोटे प्रयोग के द्वारा ही बड़े प्रयोग किए जाते हैं, छोटी चीजें ही आपको बड़े चीजों के पास ले जाती हैं। आपकी एक एक दिन की मेहनत ही आपको बड़ा सपना दिखाती है या बड़ा परिणाम देती है। ठीक वैसे ही है, जब हम, कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई चीज ऐसे क्या आ जाए धरती पर तुरंत आ जाए, चमत्कार कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, सब प्रयास होता है। लोग अलग अलग जगह पे इतना सारा प्रयास कर रहे हैं, तभी तो एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में हम देखते हैं क्या होता है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना होती है। अब आ जाइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना पे। पहले कुछ फैक्ट्स जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को हुई स्टूडेंट। संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। स्थापना इसकी हुई कहाँ पे, मुंबई में हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, सचिव थे ए.ओ. ह्यूम, और प्रारंभिक सदस्य कितने थे, 72 थे। ये तो आपकी होगी प्रारंभिक जानकारी। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, पहले जो ये स्थान जो डिसाइड किया गया था मुंबई 1885 में, पहले क्या किया गया था, पूना जो है इन लोगों ने डिसाइड किया था कि पूना में हम लोग एक सभा करेंगे, लेकिन ये सभा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर प्लेग फैल गया था स्टूडेंट। प्लेग फैल जाने के कारण ही ये सभा कहाँ हुई, मुंबई में हुई। पहली बात तो ये। दूसरी बात हम देखते हैं स्टूडेंट, इसमें जो आपको बताने लायक है वह यह, जब आप देखिए इसमें कितने हैं, 72 हैं। इसमें ज्यादातर कौन थे, बुद्धिजीवी वर्ग से लोग थे स्टूडेंट, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, इंटेलेक्चुअल क्लास थे, वकील थे, इंजीनियर्स थे, टीचर्स थे, कई लोग थे इसमें शामिल, मगर ज्यादातर बेसिकली क्या थे, बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित थे। अलग अलग जो आप देख रहे हैं 72 लोग, इसमें 72 लोगों में हर संप्रदाय से लगभग संबंधित लोग थे, अलग अलग प्रेसिडेंसी के भी लोग इसमें शामिल हुए थे। अब हम देखते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का आपको नाम दिख रहा है। एक चीज आपको और बता दें कि इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसका नाम, जो आप भारतीय राष्ट्र कांग्रेस सुन रहे हैं, पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस नहीं था। जब इसकी स्थापना हुई जब स्टूडेंट, तो इसका नाम क्या नहीं था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ ना था, यानी कि यूनियन नाम था इसका। क्या नाम था, यूनियन। नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी की सलाह पर ही इसका नाम क्या किया गया, इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया। तो एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से का पहला नाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था, यानी संघ था। और इसका नाम किसने चेंज किया, इसका नाम चेंज करने का सुझाव दादा भाई नेहरूजी का था। किसका था, मैं नाम साफ से लिख दे रही हूँ, नाम थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है इनका। एक तो इस पेन का फॉन्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, दादा भाई नेहरूजी, नेहरूजी जी की सलाह पर इसका नाम क्या रखा है, ये रखा गया। अब हम बात करते हैं, ये तो आपने जान लिया। अब देखें क्या क्या चीजें इसमें और जानने के लिए हैं। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, देखिए आपको, हाँ ये चीज और बतानी थी मुझे, कुछ अधिवेशन आपको याद रखने हैं। वही अधिवेशन क्या है, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद और चौथा है, सॉरी, मद्रास और इलाहाबाद है।
इलाहाबाद। अब आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई, सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई स्टूडेंट, थर्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई और फोर्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। ये आपके जगह है जहां पे हुई थी। और इसमें हम देखते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, वीसी बैनर्जी इसमें भाग लिए थे। दूसरे में दादा भाई नौरोजी जी की क्या हुई थी, अध्यक्षता में जो है यह हुआ था, दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा में हुआ था बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में, दीन तैयब की अध्यक्षता में हुआ था। और चौथा जो था वह जो है जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, वीसी बनर्जी की अध्यक्षता में, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा बदरुद्दीन। आपसे पूछ सकता है वह प्रथम मुसलमान कौन थे जिन्होंने वह पहले भारतीय मुसलमान जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब। कहाँ की थी, मद्रास में। कौन सा था, तीसरा अधिवेशन था इनका, है ना, कांग्रेस का। और चौथा जो है प्रथम ईसाई कौन थे, तो वह जॉर्ज यूल थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। यह कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था स्टूडेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये पहला अधिवेशन से जुड़ा हुआ फैक्ट्स है। जो पहला अधिवेशन हुआ यानी कि कहाँ हुआ, 85 में कहाँ हुआ, तेजपाल विद्यालय संस्कृत में, मुंबई में हुआ था। तो उसमें कांग्रेस में जो है कई मांगे प्रस्तुत की गई। उसकी जो कुछ मुख्य मांगे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, केंद्र और प्रांत की विधान परिषदों का जो है विस्तार करने का डिमांड रखा गया कि आप लोग क्या करें, जो विधान परिषद है उसमें क्या किया जाए, उसमें जो है इसका विस्तार किया जाए। इन्होंने कहा जो उच्च सरकारी नौकरियां हैं जिसमें आप लोग भारतीयों को अवसर नहीं देते हैं, उनमें भारतीयों को क्या दिया जाए, पूरा अवसर दिया जाए। सैन्य खर्चा बहुत किया जा रहा है भारत के पैसे से, इसमें क्या करनी चाहिए, कटौती करनी चाहिए। और भारतीय प्रशासन की जांच के लिए क्या करना चाहिए, एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाना चाहिए, है ना। ये कहा था इन लोगों ने। ये प्रथम अधिवेशन की कुछ मांगे थी जो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब आ जाइए, कांग्रेस की स्थापना से भी कई सारे विवाद जुड़े हुए हैं। अब ये क्या विवाद है ये भी सुन लीजिए आप पहले कि क्या विवाद है। एक तो थ्योरी दी जाती है सेफ्टी बल्ब और तड़ित चालक की। सेफ्टी बल्ब का मतलब क्या हुआ, सेफ्टी बल्ब और तड़ित चालक का मतलब हुआ स्टूडेंट, अभी मैं बता रही हूं। कुछ इतिहासकार जो है मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से के पीछे जो है काफी विवाद है। कुछ लोग मानते हैं, उनका मानना है कि बेसिकली जो लॉर्ड डफरिन थे, कौन थे, डफरिन, यह उनके दिमाग की क्या थी, उपज थी, जिन्होंने ह्यूम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर थे, A.O. ह्यूम को कन्विंस किया कि भाई क्या करें आप। इससे पहले आपको मालूम है क्या हो चुका था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि लोग परेशान थे और हर तबका परेशान था। और उसने क्योंकि कोई राजनीतिक संगठन नहीं था जिसकी वजह से क्या सरकार को पता चल पाता कि उनके खिलाफ में इस तरह का कोई रिवोल्ट हो सकता है, इतना बड़ा रिवोल्ट हो सकता है। तो अचानक हमने क्या देखा, अंग्रेजों ने 1857 का रिवोल्ट देख लिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई अब तो दोबारा इस तरह का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कि हम सीधे क्या देखें, कोई और नया रिवोल्ट देखें। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसमें भारतीय शामिल होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें पहले ही पता चल जाएगा और हम उसका क्या कर देंगे, निवारण कर देंगे, निवारण कर देंगे। यानी कि हमें कोई विद्रोह जो है फिर देखना नहीं पड़ेगा और हमारी सत्ता भी जो है वह बरकरार रहेगी, है ना। ये किसका मानना है, यह तड़ित चालक, क्या कि मतलब कि कोई चीज खराब होने से पहले ही हमें क्या हो जाए, उसका पता चल जाए। और इसीलिए जो है डफरिन के दिमाग में ये आइडिया आया, उसने ह्यूम को कन्विंस किया। ह्यूम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे थे, इन्होंने भारतीयों का इनसे बड़ा अच्छा तालमेल था, इन्होंने भारतीयों को कहा, फिर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ऐसा माना जाता है। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, ये तो एक तड़ित चालित के रूप में जो है भारतीयों ने इसका प्रयोग किया। कहा कि ठीक है डफरिन ऐसा हो सकता है कि सोच रहा हो, लेकिन भारतीयों ने क्या कहा, क्योंकि आपको मालूम है 1857 का रिवोल्ट किसके खिलाफ हुआ था, अंग्रेजों के प्रति हुआ था, ब्रिटिश के प्रति हुआ था। भाग किसने लिया था, इंडियन ने लिया था, भारतीयों ने लिया था।
तो आपको ये भी मालूम होगा कि ये क्या हुआ, विफल हो गया था। क्या हो गया था? विफल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि राजनीतिक सत्ता का अभाव था ना, राजनीतिक सत्ता का अभाव भी था। और हमने देखा जब सरकार ने 1857 का जो विद्रोह था उसका बड़ा क्रूरतापूर्वक उसने दमन किया था। चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आप ले लीजिए दिल्ली में तो कत्लेआम मचा के रखा था, है ना। और कई सारे लोग मारे गए, तात्या टोपे से लेकर के कई लोगों को भागना पड़ गया, बेगम हजरत महल से लेकर सब, रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, है ना। वीर कुंवर सिंह जो है मारे गए, मुगल एम्पायर बहादुर शाह को बाहर भेज दिया गया। तो इस तरह से, जिस तरह से अंग्रेजों ने अत्याचार किया 1857 की क्रांति को दबाने के लिए और या फिर उसका दमन करने की प्रक्रिया, तो उसके शिकार कौन हुए? भारतीय लोग ही तो हुए। तो इन्होंने कहा, भारतीयों ने कहा कि नहीं, हम इसका तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे कि अपने ग्रीवांसेस जो है वह सरकार को बताएंगे और अपनी समस्या सरकार को सुनाएंगे। इससे क्या होगा कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, सरकार पर प्रेशर डालेंगे कि वो हमारी बात माने। और इससे क्या होगा कि सरकार जो है, मतलब हम पर इस तरह का, जिस तरह का वज्रपात उन्होंने 1857 की क्रांति में किया था, उस तरह से जो है भारतीयों का दमन नहीं कर पाएंगे, उन पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से हम ये कर लेंगे। तो ये एक थ्योरी है तड़ित चालक और सेफ्टी बल्ब की, जो मैंने आपको समझाई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लाला लाजपत राय ने 1916 में एक किताब लिखी, यंग इंडिया स्टूडेंट। इसी में उन्होंने कहा था कि यह जो है डफरिन के दिमाग की क्या है, उपज है। क्या है? उपज है। और हम देखते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था अभी बंगाल के बारे में, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसके अध्यक्ष थे, आनंद मोहन बोस जो है सेक्रेटरी थे। इनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, है ना, इसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। ये सब चीजें आपको याद रखना है। पहला अधिवेशन कहाँ था? पुणे में प्रस्तावित था। और एक चार्ल्स ब्रेडलाफ थे, ब्रेडलाफ नहीं है, ब्रेडलाफ। मैंने आपको बताया था भारतीय परिषद अधिनियम इन लोग के लिए जो है, भारतीय लगातार जो है प्रयास कर रहे थे। तो चार्ल्स ब्रेडला 1888 में भारत पहुंचते हैं, भारतीयों से मिलते हैं, उनकी बातों को लिखते हैं, उसको सूचीबद्ध करते हैं और ब्रिटिश की संसद में प्रस्तुत करते हैं। तो कई बार जो चार्ल्स ब्रेडला थे उनको माना जाता है कि वह भारत के मामले में बहुत रुचि रखते थे। इसीलिए जो है लंदन की पार्लियामेंट में चार्ल्स ब्रेडला एक तरह से क्या थे, भारतीय सदस्य थे जो भारत के हित के बारे में बात करते थे। सारे देखिए, सारे ब्रिटिश खराब नहीं हो सकते ना। जैसे कि हम लोग किसी को भी, जैसे पूरा एक सर्किल खराब नहीं हो सकता स्टूडेंट, इसमें कुछ अच्छे लोग भी हमेशा होते हैं। तो उसमें कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं। तो उसमें चार्ल्स ब्रेडला भी थे स्टूडेंट। 1885 से 1904 तक हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा। अब आप सोचिएगा मैडम ये उदारवादी नेता कौन होते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको उदारवादी नेता कौन होते हैं। भा उदारवादी नेता को स्टूडेंट, उदारवादी नेता को एक तरह से क्या कहते हैं, नरमपंथी भी कहते हैं, पंथी भी कहते हैं। और गलम दल, नरम दल जब आप पढ़ते हैं तो वह वहां से ही नरम दल आया है। इसमें जो थे मेन कौन कौन थे, दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, और कई सारे नेता जो थे वह नरम दल के कहलाते थे। नरम दल के क्यों कहलाते थे? देखिए स्टूडेंट, इस समय अगर आप देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बना ही है, बिल्कुल क्या है, शैशव अवस्था में, एकदम नई अवस्था में है स्टूडेंट। और इस समय अगर आप जो है, जिस समय ये नया संगठन बना है, इस समय आप क्या करेंगे, आप बहुत उग्र होकर के सरकार से अपनी बातें कहेंगे तो क्या होगा, सरकार जैसे 1857 के विद्रोह को दबाई थी वैसे ही आपका 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ध्वस्त कर सकती है, या उस पर क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसीलिए इस समय के जो नरमपंथी या उदारवादी हैं उनका मानना था कि हम लोग क्या करेंगे, याचिका देंगे सरकार को, कई सारे जो है एप्लीकेशंस देंगे कि सरकार सुधार करे, और हम लगातार इसी माध्यम से जो है सरकार पर प्रेशर डालेंगे। इनका ये तरीका था काम करने का। ये ऐसा नहीं था कि हिंसक हो जाए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, यहाँ पे विद्रोह करेंगे, हम मतलब यहाँ पे तोड़ ताड़ करके सरकार के पास घुस जाएंगे, ऐसा नहीं था।
तो ये लोग सोचते थे कि हम तरीके से बड़े सम्मान के साथ जो है सरकार से बातचीत जो है, ये कन्वर्सेशन में क्या करते थे, बिलीव करते थे कि हम लोग में बातचीत के माध्यम से हम चीजों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए जो है ये निरमपंथी नेता जो है तो अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो ये कांग्रेसी उदारवादी नेता जो संवैधानिक सुधार चाह रहे थे, जो इनका तरीका था जिसमें याचना, प्रतिवेदन दे रहा, स्मरण पत्रों देना, शिष्टमंडल के द्वारा सरकार से मुलाकात करना, तो कई लोग बाद में जो है, अब आप जानेंगे इसके बाद 1905 से कई जो नरम दल के नेता थे, जैसे कि आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए है ना, लाल बाल पाल जिनको हम बोलते हैं, तो ये लोग और इसके बाद के कई लोग जो हैं उन लोगों ने इनकी बड़ी क्या की, आलोचना की कि ये लोग क्या एक तरह से भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, हर चीज के लिए क्या कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन तरीका अगर देखिए तो कांग्रेस के अशस्य अवस्था में उस समय कोई लॉजिकल भी नहीं है कि आप क्या करेंगे। और जब भी कभी भी अगर आप देख लीजिए सरकार के विरोध अगर आप हिंसा का प्रयोग करते हैं अपनी बात कहने के लिए, तो सरकार को 2 मिनट नहीं लगना है कि सरकार आपकी चीजों को दबा दे, है ना। तो गांधी का सत्याग्रह ही हर दौर में क्या होता है, मान्य है स्टूडेंट। उससे क्या है कि एक तो आंदोलन भी जीवित रहता है, लोग भी जुटते जाते हैं और सरकार पे एक प्रेशर भी बनता है। लेकिन आप सोचिएगा हथियार उठा ले, तोड़ फोड़ कर दे, तो सरकार को 2 मिनट नहीं लगना है, वो आप पर एक्शन लेगी और भेज देगी जेल में, है ना। फिर जेल में जाकर के क्या करें, सड़ते रहें या फिर कारागार में कई साल बिताते रहें, तो फिर उस समय कौन करेगा। तो ये उनका तरीका था उदारवादियों का, और मेरे ख्याल से ये सोच उनकी सही भी थी। और इस समय हम देखते हैं कि उदारवादी नेता जो है अपनी मांग मनवाने के लिए ब्रिटेन में भी जो है बहुत सारे काम कर रहे थे। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नेहरू जी ने, और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का विलियम डिग्बी ने भी लंदन में जो है उसकी स्थापना की थी स्टूडेंट। इनके उदारवादियों के कारण ही हम देखते हैं कि शुरुआत के दिनों में 1886 में जब द्वितीय जो है कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो उस टाइम पे जो डफरिन था, डफरिन को बड़ा क्या खुरापाती आदमी माना जाता था, उसने इन लोग को, जो लोग शामिल हुए थे कांग्रेस में, उनको बड़ा अच्छा से जो है गार्डन भोज दिया था उसने, है ना। जो लोग शामिल हुए थे उसने कहा कि आइए हम आपको क्या कराएंगे, खिलाते पिलाते हैं, इन्विटेशन देते, तो बड़ा सम्मान उमान उस समय दे रहा था। मगर उसका बहुत जल्दी जो है मन उसका खट्टा हो गया, और 88 में तो उसने जो ह्यूम को जो है, एओ ह्यूम को तो बहुत अलट सलट उसने बोल दिया था स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यह जो उदारवादी थे, इन्हीं के प्रयासों से जो है अगर हम देखें कि क्या होता है, कुछ उपलब्धि भी रही है कि नहीं रही है, तो हम देखते हैं कि इनकी जो प्रारंभिक सफलता दीजिए, यानी राष्ट्रवादी या फिर आप क्या कह सकते हैं उदारवादी, जो कि इस समय 1885 से 1905 तक हावी थे स्टूडेंट। लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 1886 में इन्हीं के प्रयासों के तहत। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा करने पर जो है सरकार सहमत हो जाती है, एक बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय व्यय के लिए जो है समीक्षा के लिए वेलबाई आयोग का जो है एक गठन होता है स्टूडेंट। और हम देखते हैं 1892 में जो है भारत परिषद अधिनियम का क्या होता है, पारित होता है। शुरुआत के दिनों में इतनी सारी चीजें हो जाना भी अपने आप में क्या है, एक महान उपलब्धि है स्टूडेंट, है ना। और यह कब होता है, 1885 से 1905 के दौरान होता है स्टूडेंट। और इस समय हम देखते हैं, और ये जो पहला आपका जो चरण है 1885 से 1905 तक का जो चरण है स्टूडेंट, इसको हम लोग कुछ और भी कहते हैं, और इसको कहा जाता है एक तरह से आर्थिक राष्ट्रवादिता का युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक राष्ट्रवादिता का युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस समय दादा भाई नेहरू जी धन का निष्कासन का थ्योरी प्रस्तुत किया था। आरसी दत्त ने जो है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। राणा डेजी ने कई सारे आर्थिक सुधार खासकर कामगार लोगों के लिए यह क्या किया था, इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो इन सब से क्या हुआ स्टूडेंट, भारत की आर्थिक शोषण का पर्दाफाश हुआ।
किसके सामने? पूरे विश्व के सामने जो है इन लोगों ने क्या किया, भारत का जो आर्थिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज, उसका पर्दाफाश किया। इसीलिए कई बार इसे क्या हम कहते हैं, आर्थिक राष्ट्रवादिता का युग भी कहते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज थे जो मुझे आपको बतानी थी 1885 से 1905 के संदर्भ में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में तो जरूर आई होगी, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, क्लास खत्म होने के बाद जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसका क्या करेंगे, एक बार अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखेंगे। कोई भी चीज स्किप करने लायक नहीं है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्लास पसंद आती है तो पहले तो आप लाइक कम करते हैं, लाइक कीजिए। मैं देखती रहती हूँ कि आप लाइक कर रहे हैं कि नहीं। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैडम मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, उसका भी निवारण होगा, है ना। और चैनल को क्या करें स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें। अब बताइए, इतनी मेहनत की जा रही है, सारी क्लासेस फ्री में दी जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और इस तरह से आपका 1885 से 1905 तक का भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का बनना, कांग्रेस से पूर्व उसकी क्या स्थिति थी और किस तरह की संस्थाओं ने योगदान दिया भारत के राष्ट्रीयता के विकास में, राष्ट्रीयता के विकास भारत में कैसे हुआ, और जो हम देख रहे थे कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 से 1905 तक क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल भी मत घबराइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका काम ईमानदारी से तैयारी करना है, बाकी जो है क्या होगा सब बेहतर होगा। ऑल इज वेल, है ना। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।